सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 24 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का PYQ कर रहे हैं, तो आइए आज हम देखेंगे इसमें अगला सवाल और साथ ही साथ कल के एक सवाल पे हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। और एक सूचना ये भी है कि सीटेट ने अपने वेबसाइट पे परीक्षा की तिथि और परीक्षा के शहर के लिए लिंक को एक्टिवेट कर दिया है, तो आप वहाँ जाके अपना परीक्षा का तिथि और परीक्षा का शहर के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है बिस्कुट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेमी गुना 5 सेमी गुना 3 सेमी है। एक थोक व्यापारी इन छोटे पैकेटों को एक बॉक्स में पैक करना चाहता है जिसकी आंतरिक माप 0.5 मीटर गुना 0.25 मीटर गुना 18 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे में कितने बिस्कुट के पैकेट पैक किए जा सकते हैं? देखिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, समझिए इसको। पहले एक बिस्किट का पैकेट है, पहले एक बिस्किट का, मान लीजिए ये बिस्किट का एक पैकेट है, ठीक है, बिस्किट का एक ये पैकेट है, ये घनाभ आकृति का है, ठीक है। और इसको बंद करेंगे बड़े से डब्बे में, बड़े से डब्बे में बंद करेंगे। दोनों का ही ये भी आपको घनाभ आकृति का ही है। कहता है कि इस डब्बे में ये कितने बिस्किट आएंगे, तो इनके आयतन से भाग कर देंगे, आ जाएगा। इसका जो दिया हुआ है वो लंबाई दिया हुआ है 12 cm, चौड़ाई दिया हुआ है आपको 5 cm और मोटाई दिया हुआ है आपको 3 cm। बॉक्स जो है उसका लंबाई दिया है 0.5 मीटर, ये दिया हुआ है मीटर में। चौड़ाई दिया हुआ है आपको 0.25 मीटर में और इसकी मोटाई दी हुई है सेमी में, दिया है 18 सेमी, ठीक है। ये कम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ना कि लंबाई 5, मानना क्या दिया हुआ है, ये लंबाई 0.5 मीटर, चौड़ाई 0.25 मीटर और मोटाई इसकी 18 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ CM में, यहाँ CM में, यहाँ CM में यानी सेंटीमीटर में, यहाँ कर दिया है मीटर, यहाँ कर दिया है मीटर, इसको खाली CM में बदल देना है, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है ही। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि बक्से का आयतन, लिखेंगे पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या बराबर हो जाएगा बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन बटे बिस्कुट के डिब्बे का आयतन, बिस्कुट के डिब्बे का आयतन, ठीक है। तो बॉक्स का आयतन दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई मोटाई 0.5 मीटर दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ 0.25 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई यानी मोटाई दिया हुआ है 18 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। और एक बिस्किट के पैकेट का दिया हुआ है 12 सेमी, 12 सेमी गुना 5 सेमी गुना 3 सेमी दिया हुआ है। एक चीज़ खाली ध्यान रखिएगा, यहाँ सेमी 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 है, ये दोनों दिया हुआ है मीटर में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लीजिए। हम जानते हैं कि चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यहाँ है 0.5 मीटर, इसलिए 0.5 मीटर में कितना, तो गुना हो जाएगा 0.5 गुना 100। इस शून्य दशमलव हटेगा तो 1 पर 1 शून्य बैठ जाएगा, शून्य शून्य कैंसिल, 5 दहें 50 सेंटीमीटर हो गया। इसको भी बदल लेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, लिखेंगे इसीलिए 0.25 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 0.25 को गुना कर देंगे 100 से, 100 से गुना कर दीजिए, दशमलव उड़ेगा, 1 पर 2 शून्य बैठेगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 50 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। इसके बदले में क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहाँ 18 सेंटीमीटर है ही, बटे देखिए 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर। अब टोटल आ गया सेंटीमीटर में, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, इस सेमी सेमी से इस सेमी, इस सेमी से इस सेमी, इस सेमी से कट जाएगा। अब देख लेंगे जहाँ जहाँ जो विभाजित होगा उसको कर देते हैं। 3 का 3, 3 6 के 18, 6 बार में, 6 का 6, 6 दूनी 12, ठीक है। और देखिए 5 एकम 5, 5 25
और देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 25 दूनी 50, क्या सब बच गया 25 5 1, ऊपर में बच गया है 25 गुना 5 गुना 1, नीचे में हर जगह 1 1 बचा है, 1 गुना 1 गुना 1, यानी 25 पंचे 125/1, 1 से भाग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 125 डब्बे इसमें अटेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, इनके आयतन में इनके आयतन से भाग कर देना है, पैकेट संख्या निकल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि मीटर यदि दिया हुआ तो उसको सेंटीमीटर में बदल देना है 100 से गुना करके, और आपका कितना पैकेट होगा वो निकल जाएगा। चलिए, इस तरह के सवाल में आपको घनाभ और घन का जब आयतन की बात आएगी तो घनाभ क्या होता है कि वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं हो, तीनों में कुछ न कुछ अंतर हो, तीनों अलग अलग माप के हों। इसका आयतन जो होता है, यानी इसमें कितना स्पेस है अंदर में, ठीक है ना, कितना इसमें धारिता है, आयतन को ही धारिता भी बोलते हैं, यानी कोई चीज़ में कितना धारण करेगा। मान लीजिए ये पानी का टैंक है, इसमें कितना पानी अटेगा, कितना पानी इसमें आ जाएगा, वो आयतन कहलाता है, धारिता कहलाता है। वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई को ही मोटाई भी कहते हैं। घन वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान हो, तीनों एक समान है तो घन है, और कुछ भी अलग है तो वो घनाभ है। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो भुजा 3 बार है, भुजा 3 बार है तो भुजा पावर आप 3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि एक क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। हमेशा इसकी परिधि से बड़ा, परिधि देखिए, परिधि का नाम जनरली वृत्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इसकी परिधि है, ठीक है। बाद में की कोई आकृति मान लीजिए वर्गाकार हो या आयताकार हो, इसके लिए परिधि का इस्तेमाल नहीं होता है, इसके लिए परिमाप शब्द का इस्तेमाल होता है, या परिमिति शब्द का इस्तेमाल होता है, या परिसीमा शब्द का इस्तेमाल होता है। तो कहता है कि हमेशा इसकी परिधि से बड़ा, कोई ज़रूरी नहीं है। सूत्र 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई द्वारा निर्धारित। तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई जो है ना, ये आयत का परिमाप, ये आयत का परिमाप निकालने के लिए होता है, आयत का परिमाप निकालने के लिए होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं होता है। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई आयत के परिमाप का सूत्र, मान लीजिए आयत है तो इसके चारों मेर की दूरी ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग होता है। उसके बाद कहता है हमेशा लंबाई को चौड़ाई से गुना करके निर्धारित किया जाता है क्षेत्रफल, कोई जरूरी नहीं है। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई नहीं होता है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ लंबाई चौड़ाई ही नहीं जरूरत नहीं पड़ता है, वहाँ पड़ता है 1/2 गुना आधार, आधार गुना शीर्ष से डाला गया लंब, इसको शीर्षलंब बोलते हैं, इसको शीर्षलंब बोलते हैं, या इसी को ऊंचाई भी बोलते हैं। तो यहाँ त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई चौड़ाई से हमको काम नहीं चलता है, हमको आधार लेना पड़ता है, और शीर्ष से जो लंब डालते हैं, ये त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो हमको जरूरत पड़ता है। तो हर हमेशा लंबाई चौड़ाई गुना करके हम इसका इस्तेमाल क्षेत्रफल निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरे हुए स्थान का माप है, ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि ये वह आयत है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम बराबर बोलते हैं क्षेत्र मतलब एरिया, फल मतलब फैला हुआ, ये कितना जगह को घेरे हुआ, कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ है, यही इसका क्षेत्रफल होता है, जो कि बिल्कुल सही है। कि सतह पर कोई भी आकृति है, मान लीजिए यही आकृति है, ठीक है, तो ये कितने स्पेस को घेरे हुआ है, इसके बीच में कितना भाग फैला हुआ है, यही क्षेत्रफल कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि किसी भी आकृति के द्वारा, किसी भी आकृति के द्वारा सतह पर जितना क्षेत्र घेर लेता है वही क्षेत्रफल कहलाता है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 60 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध 27 बोतलों में भरा जाता है, प्रत्येक का आकार समान होता है, तो ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी। देखिए 27 बोतल, सारा बोतल एक समान धारिता है, 27 बोतल में इतना दूध आया तो 17 में कितना आएगा। आप इसको चाहें तो एक ही के नियम से भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। देखिए 60 लीटर और 750 मिलीलीटर है, ठीक है। आप इसको एक में कन्वर्ट कर लीजिए, या इसी को बना दीजिए लीटर, या इसी को बना दीजिए मिलीलीटर, तो कोई भी आप कर सकते हैं। दूध
तो इसको आप लिख लीजिए 60 लीटर। और आप जानते हैं कि चूंकि 1000 जब होता है मिलीलीटर तब होता है 1 लीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मिलीलीटर को जब बदलना हो तो लीटर, तो 1000 से भाग कर देते हैं। इसको 1000 से जब भाग कर दीजिएगा तो ये भी है ना मिलीलीटर, ये बन जाएगा लीटर, दोनों बन गया लीटर। अब इसको 60 लीटर प्लस 1000 से जब भाग कीजिएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, पहला 0 फिर 5 फिर 7, इसके बाद दशमलव बैठेगा, खाली है तो 0 दे दीजिए, इतना लीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, 60 पूरा संख्या है तो इसके अंतिम दशमलव छिपा हुआ है, दशमलव में जो दशमलव देंगे इधर 0750, दोनों को जोड़िएगा तो 60.75 लीटर। ये आपको आ गया 60.75 लीटर आ गया, ठीक है। इतना दूध कितने में अटता है, 27 बोतल में, 27 बोतल में। अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, हम जब एक एक नियम बताते हैं तो ध्यान सुनिएगा। 27 बोतल में इतना दूध आता है, या इतना दूध आता है 27 लीटर में, एक ही चीज़ है। पहले इसको बोल के बाद में इसको बोल सकते हैं, अब पहले इसको बोल के बाद में इसको बोल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है, दूध की मात्रा। तो जो निकालना है उसको बाद में लिखेंगे, दूध की मात्रा को बाद में लिख देंगे, आपका एक ही नियम हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि 27 बोतल में 60.75 लीटर आता है, इसीलिए एक बोतल में, तो 27 से घट के 1 हो रहे हैं, तो जब घटेंगे तो इससे भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 60.750 बटे हो जाएगा आपको 27, इतना लीटर आता है। इसीलिए कितना में, तो 17 बोतल में, इसीलिए 17 बोतल में। तो जब 27 से घट के 1 हुए थे तो इससे भाग हो गया था, अब 1 से बढ़ के 17 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो इससे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60.750 बटे 27 रहेगा ही रहेगा, इस 17 से यहाँ पर गुना हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। अब इसको कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम दशमलव यहाँ उड़ा देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पर 3 शून्य, ठीक है। अब देखिए 7 2 9, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, इसमें देखिए 7 6 13 15 18, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे इसको, 9 तिया 27, 3 से यहाँ देखिए 2 तिया 6 0, 3 दूनी 6, 3 5 15 0, ठीक है। अब देखिए 5 2 7 3 10, यानी कि ये आपको आ गया 30 250। 9 से देखते हैं तो 5 2 7 3 10, ये 9 से विभाजित नहीं होता है। देखिए एक मिस्टेक फिर यहीं पर हो गया, 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी 6 होता है ना, यहाँ पर हमको 2 लिखना था, ठीक है। अब देखिए 5 2 7 2 9, ठीक है, 9 से विभाजित हो जाएगा, ये 9 एकम 9, 9 से काटिए इसको, 9 दूनी 18 22 हो गया, फिर 9 दूनी 18, 9 5 45, फिर एक 0 आ गया, ये हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया आपको 2250 गुना 17 बटे 1000। अब इसको 17 से गुना कर लीजिए, 17 गुना 0 0, 17 5 85 के 5, 17 5 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8, 34 8 42 का 2 हासिल 4, 17 दूनी 34 4 38, ठीक है ना, बटे 1000। 1000 का अर्थ हुआ कि 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी पहला अंक है आपको 0, दूसरा है 5, फिर 2, इसके बाद दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 8। 1000 से भाग करेंगे तब नियम होता है कि 1 पर जितना 0 है उतने अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, लीटर। मतलब ये हुआ कि दशमलव से पहले पूरा लीटर है, यानी ये हो गया पूरा 38 लीटर 250 मिलीलीटर हो गया, दशमलव के बाद क्या हो गया, मिलीलीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दिए गए अनुक्रम से लुप्त है। ये सीरीज आपको दिया हुआ है, एक यहाँ पे लुप्त है और एक यहाँ पर लुप्त है, आपको बताना है कि कौन सा आखिर लुप्त हो गया है। तो देखिए यहाँ सीरीज कैसा है,
कि 0 में 1 को जोड़ा गया, कितना प्राप्त हुआ? 1। ठीक है, फिर 1 में 1 को जोड़ा गया, कितना प्राप्त हो गया? 2। फिर 1 में 2 को जोड़ा गया, यानी इन दोनों को जोड़ा गया, 1 में 2 को, कितना प्राप्त हुआ? 3। फिर इन दोनों को जोड़ा गया, 2 और 3 को, तो कितना प्राप्त हो गया? 5। यानी 2 लगातार जोड़ के अगला। फिर यहाँ पे 3 और 5 को जोड़ा गया तो प्राप्त हो गया आपको 8। फिर यहाँ पे 8 और 8 को जोड़ा गया तो ये आपको प्राप्त हो गया 13। इसी तरीक़ा से यहाँ क्या होगा? तो ये दोनों का जोड़ देंगे, 8 + 13, यानी कि यहाँ पर आपको 21 मिलेगा। ठीक है, और 13 21 को जोड़ेंगे तो 34 तो मिल ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे 55 कैसे प्राप्त हुआ? तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ प्राप्त हुआ, तो यहाँ कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 34 + 55, 34 + 55, 5 4 9, 89, 89, यानी कि पहला में 21 और दूसरा में 89 हमको प्राप्त हुआ, यानी 21 पहले में, दूसरे में 89, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ भी दिखा दें क्या? यहाँ भी दिखा देते हैं। यहाँ 21 कैसे प्राप्त हुआ? तो 13 में, हाँ 13 और 8 जोड़े तो यहाँ 21 प्राप्त हो गया, और 13 में 21 जोड़े तो ये 34 प्राप्त हुआ, 34 में 55 जोड़े तो 89 प्राप्त। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 21 + 34, 21 + 34 तो 55 प्राप्त हुआ, और 34 + 55, 34 + 55 तो ये आपको 89 प्राप्त हुआ। यानी 2 लगातार जोड़ के अगला किया गया है, तो 2 लगातार जोड़ के 21 है, यहाँ 2 लगातार जोड़ के वो हो गया। बहुत आसान है। चलिए इस सवाल को समझिए। कहता है मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा का घन है। घन 1 सेंटीमीटर का है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब जो है 1 सेंटीमीटर का है, ये हम पहले ही बना दिए हैं। वह ठीक ऐसे 30 घनों को अपने डिब्बे में रख सकती है। कहती है उसके पास एक डब्बा है जो ऐसे घन को रखती है तो 30 आ जाता है, इसमें पूरी 30 आ जाता है। कहता है यदि महिमा के पास एक पासा, महिमा के पास एक आयताकार आकार का पासा है। महिमा के पास क्या है कि इस तरीके का पासा है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और मोटाई यानी कि ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। कहता है यदि मीनू का डब्बा खाली हो जाए, ये जो इसमें 30 आ सकता है इसको खाली कर दिया, पूरा डब्बा खाली हो तो उसमें ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं? कहता है कि इस डब्बा में 1 सेंटीमीटर घन वाला 30 को आ जाता है, पूरा खाली कर देंगे तो ये वाला जो पासा है 2 लंबाई 1 चौड़ाई 1 ऊंचाई, ये इसमें कितने आएंगे? ठीक है, ये इसमें कितने आ सकते हैं? 30 आ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस डब्बा का आयतन निकाल लेंगे और उसके आयतन में इससे भाग दे देंगे। इसका आयतन कितना होगा? तो 30 गो घन का जितना आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा, क्योंकि ये डब्बा इसमें 30 आ जाता है। लिखेंगे चूंकि 1 घन का आयतन 1 सेंटीमीटर वाले, चूंकि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा? 1 सेमी लंबाई, क्या होता है घन का आयतन हम बताए थे तुरंत, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि 1 सेमी गुना 1 सेमी गुना 1 सेमी। ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, तो 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1 ही होगा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर यानी कि ये सेंटीमीटर पावर 3 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल निकालते हैं तो पावर 2 होता है, आयतन या धारिता निकालते पावर 3 होता है, यानी घन में आता है। तो 1 का इतना, तो इसीलिए 30 घन का आयतन, इसीलिए 1 सेंटीमीटर वाले 30 घन का आयतन कितना होगा? तो 1 का 1 घन तो 30 का, तो 30 गुना 1 घन सेमी है ना, ये हो गया आपको 30 सेमी। 30 गुना 1 30 ही होगा, सेमी पावर 3, यानी इस डब्बा का आयतन आ गया आपको 30 सेमी क्यूब। ठीक है ना। लिखेंगे इसीलिए पासे की संख्या, पासे की संख्या बराबर इसका आयतन बटे इसका आयतन, यहाँ लिख देंगे बक्से का आयतन, बक्से का आयतन, बक्से का आयतन बटे एक पासा का आयतन, एक पासा का आयतन। तो बक्से का आयतन कितना है? इसके 30 अटते हैं इसमें पूरा, तो यानी कि
30 घन सेमी जो है बक्से का ही आयतन आया है। 30 सेमी क्यूब, ये बक्सा का ही आयतन आया है। कैसे? क्योंकि ये इसमें 30 आ सकते हैं, तो एक का आयतन 1 सेमी क्यूब था, तो 30 का 3 घन सेमी था, ये पूरा 30 इसमें पूरा पूरी भर जाता है, यानी इसका आयतन जो डब्बा का है वो 30 सेमी क्यूब है। और एक पासा का आयतन यानी कि धारिता कितना हो जाएगा? तो ये आयताकार है, इसकी जो धारिता होती है वो होती है लंबाई गुना, क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। यहाँ हम लिखते हैं एक बार, 30 सेमी पावर 3 बटे लंबाई है 2 सेमी, लंबाई है 2 सेमी, चौड़ाई है 1 सेमी, ऊंचाई है आपको 1 सेमी। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपको 30 सेमी क्यूब बटे 2 गुना 1 गुना 1, दुक्का 2 दुक्का 2, यानी 2 सेमी गुना सेमी गुना सेमी, यानी सेमी क्यूब, सेमी क्यूब दोनों बराबर है, कट जाएगा, दुक्का 2 15 दूनी 30, यानी 15 बटे 1, यानी कि 15 डब्बे आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए परीक्षा में आपको इतना नहीं करना है, परीक्षा में आप देखें कि एक का आयतन एक ही हुआ, 30 का 30 हो गया, यहाँ पे 2 एकम 2 एकम 2, 30 भागा 2 सीधे कीजिएगा परीक्षा में, 30 भागा 2 15 ऑप्शन टिक, मतलब 5 सेकंड में आंसर टिक। ये आपका हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं। इसको समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक आयत की चौड़ाई और परिधि के बीच का अनुपात 1:5 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा? अनुपात का अर्थ समझ, मान लीजिए ये आयत है, ये क्या है? आयत है। अनुपात का अर्थ समझिए, ये है आपको चौड़ाई, और परिधि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है परिमिति शब्द के लिए, परिमिति या परिमाप या परिसीमा, है ना। जनरली परिधि का इस्तेमाल, परिधि शब्द का इस्तेमाल हम लोग वृत्त में करते हैं। यहाँ यदि किया गया तो इसका मतलब इसके परिमाप का बात हो रहा है, यानी चारों मेर की लंबाई का योग का बात चल रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है? चौड़ाई और परिधि, यानी कि परिधि या परिमाप ही हम लिख सकते हैं, परिधि, इसका अनुपात कितना दिया है? 1:5। अनुपात का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज़ का ये 1 गुना बढ़ेगा तो ये 5 गुना बढ़ेगा। जैसे यदि चौड़ाई आपको 4 हो जाए, 1 गुना 4 4 हो जाए, तो ये 5 के 20 हो जाएगा परिमाप। यदि चौड़ाई आपको 10 हो जाए, 10 गुना 1 10, तो ये 10 50 50 हो जाएगा, यानी कि जय गुना ये बढ़ेगा उसका 5 गुना ये बढ़ेगा। किसी भी संख्या का ये 1 गुना बढ़ेगा तो वो 5 गुना बढ़ेगा, यही है आपका अनुपात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको x गुना मान लेंगे, बढ़ रहा है तो ये गुना बढ़ेगा x गुना, तो 1 गुना x x, 5 गुना x 5x लिखेंगे। माना कि आयत की चौड़ाई x है, चौड़ाई x है, तो परिधि या परिमाप 5x है, परिधि या परिमाप 5x है। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो आयत का परिमाप आपको पता है 5x, इसके बदले में लिख देंगे 5x बराबर 2 × लंबाई तो हमको निकालना ही है, तो लंबाई अभी रहने दीजिए। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई x दिया हुआ है, यानी x गुना हम मान लिए थे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके भाग हो जाएगा। इधर क्या बच गया? इधर बच गया लंबाई प्लस x। हमको लंबाई का मान चाहिए, तो यहाँ x प्लस में है, इधर भेज देंगे, तो 5x बटे 2 इधर है ही, यहाँ प्लस में x है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में x हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपको लंबाई। यहाँ पर नहीं कुछ तो बटे 1 कर दीजिए, भिन्न का लघुत्तम लीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 एक बार में, तो 5 गुना x 5x माइनस 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो 2 गुना x 2x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लंबाई हो जाएगा। समझिए थोड़ा थोड़ा, 5 में से 2 गया, यानी कि 3x बटे 2 क्या हो गया? यहाँ पर लंबाई निकल गया। लंबाई कितना निकल गया? 3x बटे 2 निकल गया। आपको मांगता क्या क्या है? मांगता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, A/B का अर्थ होता है A बटे B, इतना जान लीजिए। आपको कहता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए, तो लंबाई
अनुपात चौड़ाई आपको मांगा जा रहा है। लंबाई आपको कितना निकला है, 3x/2 निकला है। अनुपात दीजिए, चौड़ाई आपको x ही है तो x, तो a अनुपात b का अर्थ होता है a/b, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा 3x/2। अब b होता है बट्टे में, b होता है बट्टे में, तो ये आपको आ जाएगा बट्टे में, x x कैंसिल, यानी 3/2, इसको आप ले सकते हैं 3:2, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप नहीं समझे तो दोबारा से आप देखिए हम कहाँ क्या बोल रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर हमको कमेंट्स कीजिएगा, हम अगले क्लास में आपका वो सवाल ले लेंगे। चलिए अगला सवाल कहता है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब ये तो हम ऐसे बना लिए समय बताने के लिए, अष्टफलक, घन, चतुष्फल और पंचकोणीय प्रिज्म, इन चारों में अलग कौन सा है। तो देखिए ये है आपको अष्टफलक, ये 8 फलक है, 1 2 3 4, 4 ऊपर फलक और 4 नीचे, 4 4 8 फलक है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार है और बीच में आयताकार है। ये है आपको घन, जिसकी सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर है, यानी इसकी चारों तरफ से लगभग वर्गाकार आकृति ही है। यहाँ पर टेट्राहेड्रन है, चतुष्फलकीय है, यानी कि चारों के चारों त्रिभुज है। और ये है आपको पंचकोणीय प्रिज्म, ऊपर में एक पंचभुज है, नीचे भी एक पंचभुज है, और उसके बाद पांचों तरफ से आयताकार बना हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज का भी उपयोग किया गया है और वर्ग का भी उपयोग बीच में किया गया है। यहाँ पर फुल्ली वर्ग का अष्टकोण किया गया है, यहाँ पर त्रिभुज का चारों त्रिभुज ही है। यहाँ पर क्या है, दोनों आधार पर पंचभुज है और पट्टी जो खड़ा है वो आयताकार है, पट्टी जो खड़ा है वो आयताकार है। अब आपको कहता है कि भिन्न ज्ञात कीजिए कि सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए ये और ये, इन तीनों आकृति का जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं त्रिभुज और वर्ग को लेकर हुआ है, त्रिभुज और वर्ग को लेकर हुआ है। इसमें ना त्रिभुज का उपयोग है ना वर्ग का उपयोग है, इसीलिए ये आपका बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल हमने कल पिछले क्लास में इसको बनाए थे, सॉल्व किए थे। तो पिछले क्लास में सॉल्व में क्या हुआ था कि हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमने सभी अभाज्य गुणनखंडों को जोड़ दिया था, लेकिन सवाल में यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का योग, मतलब इसमें सभी यहाँ लिखा हुआ नहीं था। यदि यहाँ पर सभी लिखा रहता तो कल जो हम सॉल्व किए बिल्कुल सही सॉल्व किए। लेकिन जब विभिन्न लिखा हुआ है तो इसमें कौन कौन सा अभाज्य संख्या आया है, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 11 है। कल ऑप्शन नंबर 4 हम गलत डाल दिए थे तो हम जल्दबाजी में गलती कर बैठे थे। तो यदि सभी लिखा हुआ रहता तो कल जो हम सॉल्व किए बिल्कुल सही सॉल्व किए। इन सभी को जोड़ देना है, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 है ना, 2 जोड़ 2 और 3 जोड़ 3 प्लस 5 जोड़ 7 जोड़ 11, ये 45 आया था, ये सही था। लेकिन जब विभिन्न बोला गया है तो मतलब प्रत्येक को नहीं जोड़ना है, जो अभाज्य संख्या आया है सिर्फ उसको जोड़ना है। तो यहाँ अभाज्य संख्या 2 आया है, 3 आया है, फिर 5 आया है, फिर 7 आया है और फिर 11। 11 7 18, 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। समझिए इस चीज को, यदि सवाल कह रहा है विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का योग तो जो अभाज्य संख्या आया है उसको सिर्फ जोड़ दीजिए, आपका ऑप्शन ए आ गया। कल ऑप्शन हम 4 में 40 ही 2 बार दे दिए थे, ध्यान नहीं गया तो हमको यहाँ भी ध्यान नहीं गया था। यदि यहाँ पर विभिन्न हटा के सभी लिखा रहता तो कल जो हम सवाल सॉल्व किए वो बिल्कुल सही था। आज आपका जैसे ही मेरा नज़र पड़ा तो हमने सोचा कि इसका चर्चा कर देना बहुत ज़रूरी है। समझ गए आप लोग कि सवाल में विभिन्न है तो सिर्फ जो आवाज़ आया है उसको जोड़ कर अटैच कर दिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यदि यहाँ सभी लिखा रहता तो कल जो हम सॉल्व किए वो सही था, सभी को जोड़ेंगे 45। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। इन चारों में सबसे अधिक उपयुक्त क्रियाकलाप क्या होगा।
देखिए पहला कहता है बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। छात्र को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए। शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर एक एक करके उनका परिचय देना चाहिए। और चौथा कहता है बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? तो सबसे अधिक उपयुक्त वही होगा जो उनके दैनिक दिनचर्या में वो उनके सामने नज़र जिन पे पड़ता है और उनके बारे में हम बताएंगे तो उनके लिए वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। जैसे बच्चे साइकिल से आ रहे हैं तो हम पूछेंगे तुम किस चीज़ से आ रहे हो? कुछ चीज़ से आए हो विद्यालय? सर साइकिल से आए हैं। तो साइकिल का जो चक्का होता है वो किस आकृति का होता है? अब बच्चा दिमाग लगाएगा और जवाब देगा। अब हम फिर कह लेंगे तुम कहाँ गया था अभी? तो लंच टाइम में तुम क्या कर रहा था? तो सर फुटबॉल खेल रहे थे। तो फुटबॉल किस आकृति का होता है? तो क्या है ना कि उसके दैनिक दिनचर्या को गणितीय आकृति से आप तारतम्य बना देंगे, कोरिलेट कर देंगे, तो वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा सीखेंगे, बहुत जल्दी वो बात को पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहता है परिभाषा दी जाए। तो परिभाषा दी जाए तो परिभाषा याद कर देने से बच्चा विभिन्न आकृति का समझ नहीं रख लेंगे। यह एक तरह से कहा जाता है ये रटंत प्रणाली हो गया, ये परिभाषा याद करने की बात हो गई। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। और यहाँ चार्ट पर भी और श्यामपट्ट पर ही दोनों ही जगह आकृति को बना के आप सिर्फ उसको दिखा रहे हैं। तो परिभाषा से थोड़ा सा ये बेहतर है कि आप उसको श्यामपट्ट पर या चार्ट पेपर पर आप उनको आकृति को दिखा रहे हैं। और इससे भी बेहतर उनको तब हो जाएगा जब उसी आकृति को उसके दैनिक दिनचर्या से आप कोरिलेट कर देंगे और उनसे पूछेंगे भी कि बताओ आज तुम रास्ते में क्या सब देखा, वो किस आकृति का है ना? जैसे तुम कौन सा तेल लगा के आए हो? तो सर हम नारियल का तेल लगा के आए हैं। तो उसका डब्बा कैसा है? तो सर वो डब्बा जो है ना बेलनाकार आकृति का है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो लंच बॉक्स है वो किस आकृति का है? तो कहने का ये सीधा सेंस ये है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ना ये सबसे अधिक उपयुक्त है बच्चों को ज्यामितीय आकृति या फिर आकृतियों की अवधारणा यानी कंसेप्ट को समझाने के लिए सबसे अधिक और सबसे अच्छा जो आपका तरीका होगा, बच्चों को उनके दैनिक दिनचर्या के ज्ञान से अवगत खुद होना है, उनको भी कराना है और विभिन्न आकृतियों की समझ जब ऐसे दी जाए तो सबसे अधिक उपयुक्त होगा, सबसे अधिक क्रियाकलाप ये होगा। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, इनको नोट कीजिए। और आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों का यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही गया, हम शुरू में ही बोल दिए कि CTET ने अपने वेबसाइट पे परीक्षा की तिथि और शहर के लिए लिंक जारी कर दिया। आप वहाँ चेक कर लीजिए और ऐसा पढ़िए कि कल ही आपकी परीक्षा है ना? ये समझ के पढ़िए अब कि कल ही आपकी परीक्षा है। एक बार पुनः आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।